नमस्कार, मैं सार्वभौमिक रोहित शर्मा। भारत ही नहीं, विश्व के इतिहास में संस्कृति एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है हर व्यवस्था तीन तरीके से चलता है। पहला अर्थव्यवस्था, दूसरा संस्कृति और तीसरी राजनीतिक व्यवस्था यानी राजसत्ता। कार्ल मार्क्स ने कहा था आज तक के दुनिया के इतिहास में 5 तरह के अर्थव्यवस्थाएं आई है, 5 तरह की संस्कृति आई है और 5 तरह की राजनीतिक व्यवस्था भी आई है। दास प्रथा, सामंती प्रथा, पूंजीवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था और सबसे शुरुआत की बात करें हम अगर तो आदिम साम्यवादी व्यवस्था। आज हम जिस व्यवस्था के तहत जी रहे हैं वो व्यवस्था आपको पूंजीवादी भी हो सकता है, कुछ लोग बोलते हैं अर्ध सामंती अर्ध औपनिवेशिक है, कुछ लोग बोलते हैं जो भी है समाजवादी व्यवस्था भी कहीं कहीं दिखता है। दरअसल बात जो भी हो, मेरे साथ एक रंगकर्मी हैं जो कि सांस्कृतिक के क्षेत्र में काम करते हैं और वो उनसे जानेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत चलने वाली जो संस्कृति है और साम्यवादी व्यवस्था के तहत चलने वाली संस्कृति है और सामंती अर्थव्यवस्था के तहत चलने वाली संस्कृति है, ये तीनों में क्या अंतर है और कैसे ये संस्कृति काम करता है, कैसे ये संस्कृति अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के लिए या राजनीति की रक्षा करने के लिए, इनसे हम जानते हैं। मेरे साथ है अनिश अंकुर जो संस्कृति कर्मी हैं। आइए सीधा उनसे मुखातिब होते हैं। अनिश जी, विश्व की अर्थव्यवस्था में 5 तरह की अर्थव्यवस्था है, संस्कृति भी 5 तरह की है और राजनीति भी 5 तरह की है। आदिम साम्यवादी, दास प्रथा, सामंती व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था। मुझे आप ये बताइए कि संस्कृति किस तरह से अर्थव्यवस्था की सेवा करती है और राजनीति किस तरीके से संस्कृति के माध्यम से इसका उपभोग करती है। अब जैसे देखिए आपने बहुत ही गंभीर बातें की, इस पर काफी संजीदगी से भारत में दुनिया में बातचीत होती रही। जहाँ तक कि पूंजीवाद है तो पूंजीवाद एक मुनाफे पर आधारित अर्थव्यवस्था है, जैसा कि मुनाफे पर आधारित एक अर्थव्यवस्था है और मूलतः वो मजदूरों के एक्सप्लॉयटेशन पर, शोषण पर टिकी है। अब वो हमेशा कोशिश करती है कि पूंजीपति वर्ग जैसे समाज को लेकर सोचता है, जो उसका दृष्टिकोण है, विश्व दृष्टि है, वही से पूरे समाज पर पूरा समाज देखे। इसलिए कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले कहा था किसी युग के विचार दरअसल शासक वर्ग के विचार होते हैं। मतलब अभी जो विचार प्रचलित है वो रूलिंग क्लास के हित में वो विचार हावी रहते हैं, समाज विश्व दृष्टि हावी रहती है, नजरिया हावी रहता है दुनिया को देखने का, परिवार को, समाज को, संस्कृति को, सब चीज पर। इसको कि ग्रामशी कहा करते थे कि आइडियोलॉजिकल हेजेमनी रहती है। मतलब जो पूंजीपति वर्ग का हित है उसी को समाज का हित माना जाता है। जैसे भारत में आप देखेंगे पूंजीपति वर्ग या सरकार अपने हित में पाकिस्तान से लड़ती है तो साबित कर देंगे पूरा देश का हित पाकिस्तान से लड़ती है। दरअसल एक बहुत छोटे एक ओलिगार्की का, एक बहुत ही छोटे समूह का वो हित होता है। तो आपने बात की समाजवाद की, तो सबसे बड़ी बात है कि जिसको मार्क्स ने कहा कि ये जो पूंजीवाद है मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता, एलियनेट कर देता, एलियनेशन हो जाता वो उसकी। तो उसका पूरा जो समाजवाद का ये है कि मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने का, इसलिए समाजवाद को पूरा आंदोलन सांस्कृतिक आंदोलन, कल्चरल मूवमेंट। सांस्कृतिक आंदोलन किस अर्थ में है कि मानव जाति ने अपने ऐतिहासिक विकास के सभ्यता में जो भी मनुष्यता ने उपलब्धि हासिल की है, जो कुछ भी बेहतरीन, चाहे साहित्य में, संस्कृति में, विज्ञान में, पैदावारी शक्तियों के विकास में, जो कुछ भी उसने हासिल किया है उसको और आगे बढ़ाने का काम समाजवाद करता है,
सांस्कृतिक स्तर पर। तो समाजवाद मूलतः एक सांस्कृतिक आंदोलन है। राजनीतिक आंदोलन उसको तो है ही, लेकिन सांस्कृतिक आंदोलन क्यों है? जैसा कि मैंने बताया, एक तो मनुष्य के और मनुष्य के बीच का जो रिश्ता है, जो संबंध है, उसमें एक्सप्लॉयटेशन को, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, जो आर्थिक उसके कारक हैं, उससे उसको कोशिश करता है कि वो उसको प्रभावित ना कर सके। जैसे मान लीजिए आपके पास संपत्ति है, हमारे आपका रिश्ता है, आप अमीर हैं, आप अगर शक्तिशाली हैं, तो हमारे आपके बीच अगर भावनात्मक रिश्ते में वो आपका शक्तिशाली होना या संपत्ति वो एक बाधा बनता है। तो ये कहता है कि मनुष्य होने के चलते, इसलिए देखिए मार्क्स ने बोला कि नथिंग ह्यूमन इज एलियन टू मी। कुछ भी जो मनुष्य है वो मार्क्सवाद के लिए या समाजवाद के लिए वो उससे इतर नहीं है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको दोहरावे कि सभ्यता के विकास में मनुष्य ने जो उपलब्धियां हासिल की, समाजवाद उसको और आगे बढ़ाने का कोशिश करता है मनुष्यता के आगे। तो वो मुनाफा के बदले मनुष्य को सेंटर में करता है। और आज जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें देखिए इतनी वो रॉटन है ये व्यवस्था, लगभग इसको 100 साल पहले समाप्त होनी जानी चाहिए। उसकी उम्र थी, उसको इतिहास में जो भूमिका अदा करनी थी पूंजीवाद को वो कर चुका है, अपनी उम्र से ज्यादा जी रहा है। ऐसे ही परिवार में आप देखिए कि कोई अगर बूढ़ा है, अगर कोई ज्यादा दिन तक रहता है तो बिस्तरशाही हो जाता है, कई तरह की चीजें। उम्र है, उसके इतिहास में जो उसकी भूमिका थी वो अदा की। अब समाजवाद चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि आप देखिए कि दुनिया में वर्किंग क्लास मजदूर वर्ग की संख्या में अभूतपूर्व इजाफा, धन वो पैदा कर, विज्ञान की उपलब्धियां जो है, जो मजदूर वर्ग है, लेकिन उस पर कब्जा रहता है वो छोटे से पूंजीवादी समूह का, एक एलिट समूह का, ओलिगार्की कह सकते हैं, एलिट कह सकते हैं। तो उसमें जरूरी है कि जब उत्पादन असामूहिक होता है तो उस पर जो फ्रूट्स है उत्पादन के, फल है, उस पर भी अधिकार सामूहिक होना चाहिए। मूलतः समाजवाद की ये बात है। और सांस्कृतिक स्तर पर पूंजीवाद जो जैसे कहें कि लालच है, लोभ है, ये मनुष्य का स्वभाव है। पूंजीवाद का मनुष्य लालची रहेगा ही, स्वार्थी होता है, लोभी होता है, अपने बारे में सोचता है। समाजवाद क्या कहते हैं कि नहीं, ये इतिहास के एक जंक्चर, एक मुकाम पर ऐसा है। मनुष्य का स्वभाव कोई नहीं है, मनुष्य का स्वभाव भी परिवर्तनशील है। लोभ और लालच या स्वार्थ उसके भीतर पूंजीवाद की वजह से। इस सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे हम आदेश जी, जब इस चीज को आप बोल रहे हैं, एक अर्थव्यवस्था, एक राजनीतिक व्यवस्था, मेरा कहना है कि संस्कृति क्या है? संस्कृति जैसे देखिए आपने हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, कपड़ा पहनते, मनोरंजन, जिन चीजों पर हंसते हैं, एक दूसरे से संबंध है, हमारे रीति रिवाज है, हमारे कुछ कस्टम्स हैं, इन सब का एक मिला जुला योगफल है। और उस संस्कृति में आप देखिएगा कि जो वर्चस्वशाली तबका है उसका भी उसमें दृष्टिकोण घुसा रहता है। और जैसा कि मैंने बताया कि हमने रहने के दौरान, मनुष्य एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के दौरान, खाने पीने के दौरान, आजीविका के साधन को प्राप्त करने के दौरान जो एक रिश्ता बनता है एक दूसरे के प्रति, इन सब का मिला जुला योगफल रहता है संस्कृति। जैसे मान लीजिए कि हम आपके घर में जाते हैं, आप मेरा स्वागत करते हैं, तो ये एक दिन में तो नहीं बना, एक लंबी एक रवायत है, एक परंपरा से बनी है। या मान लीजिए कि हम आप ये कपड़ा पहनते हैं, ये कपड़ा पहनते हैं, तो हमने तो नहीं सीखा, ये हमने इनहेरिट किया है। फिर नए जमाने के अनुकूल हम लोग भी कई सारी, तो बहुत सारी चीजों का योग फल है उसमें, खान पान, रीति रिवाज, चाल चलन, वस्त्र। और मूलतः है कि आजीविका के साधन को प्राप्त करने के दौरान जो संबंध बनता है मनुष्य और समाज का, उसको एक ऐतिहासिक प्रतिशत का योगफल के रूप में हम लोग इसको समझते हैं। ठीक, आप एक चीज बताइए हमको, जब आपने कहा कि योगफल,
तो चूंकि 5 तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो 5 तरह का योगफल होगा, क्योंकि हर अर्थव्यवस्था अपनी अलग अलग संस्कृति का निर्माण करता है। मसलन सामंती संस्कृति में नियम है कि सास बहू का संबंध जो होगा, या घर का संबंध होगा, दोस्तों का संबंध होगा, या फिर दूसरी व्यक्ति का संबंध जो होगा, वो एक अलग तरीके का होगा। आप जब पूंजीवाद की बात करते हैं तो वहां एक अलग तरीके का संबंध आता है। जैसे कि आपको पूंजीवाद में पैंट शर्ट पहनना पड़ता है, सामंती व्यवस्था में धोती कुर्ता आप चल सकते हैं, एक बड़ा बदलाव है पहनावा। फिर साम्यवाद की बात करते हैं तो वहां एक अलग व्यवस्था होगा। तो मेरा सवाल इसमें यह है कि किसी भी व्यवस्था को चेंज करने के लिए राजनीति इंपॉर्टेंट है बदलना, या फिर अर्थव्यवस्था बदलना इंपॉर्टेंट है, या संस्कृति बदलना इंपॉर्टेंट है? देखिए, बुनियादी चीज जो आपने कहा कि इस तरह से कोई बाड़ेबंदी नहीं होती कि दास प्रथा की ये संस्कृति है। कई बार जैसे रंग भेद दास प्रथा की चीज है, लेकिन आज भी माना जाता है, वो लिंगर करता है। गोरा रंग ज्यादा अच्छा माना जाता है, काले लोगों को वो तवज्जो नहीं मिलती है। तो ये तो दास प्रथा की रंग भेद चीज है। तो संस्कृति में कई बार होता है कि अर्थव्यवस्था बदलने से ये जिस ऐतिहासिक मुकाम पर है वो जंक्शन बदलने के बाद भी संस्कृति में वो चीज बनी रह जाती। जो हम लोग की बात हुई, संस्कृति में जो हम लोग के बतौर सोचना है कि जो भी मानव जाति ने जो उपलब्धियां हासिल की अब तक सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली, उस सब का अधिकारी ये हम लोग जो आज की जो पीढ़ी है, वो हमसे पहले जो कई पीढ़ी हैं, जो कई 2000 साल या 3000 साल में जो कुछ भी अच्छा हुआ है, उस सब के हम लोग को उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है। लेकिन जैसे आप देखिए कि आपका सवाल ये था कि साम्यवादी व्यवस्था में नहीं, सामंती समाज में इसकी संस्कृति, पूंजीवाद में और समाजवाद में, तो अगर हम इसको पलट के देखें, समाजवादी जब समाजवाद के लिए जो लड़ाई होती है, वो बिना सांस्कृतिक क्षेत्र में, बिना वैचारिक क्षेत्र में संघर्ष किए आप नहीं बना सकते। उदाहरण के तौर पर क्यूबा का एक उदाहरण देता, इसे थोड़ा ज्यादा बात समझ में आएगी कैसे ये लोग नया मनुष्य बनाते। क्यूबा में एक मुक्केबाज है थियोफिलो स्टीवेंस, पता नहीं अपने नाम सुना नहीं, वो मोहम्मद अली का नाम सुना, हाँ, उसको बॉक्सर थे, बहुत बड़ा बॉक्सर। उसको ओलंपिक में एक स्वर्ण मिला था, लेकिन क्यूबा का मुक्केबाज थियोफिलो स्टीवेंसन, उसको 3 गोल्ड मिला। लेकिन थियोफिलो स्टीवेंसन कॉमर्शियल मुक्केबाजी में नहीं। सुनिएगा बहुत गौर से, जो आपका सवाल था कैसे कनेक्ट होता है समाजवाद से बाकी चीजों। तो कॉमर्शियल, ये मोहम्मद अली कॉमर्शियल मुक्केबाजी में चला गया था, व्यावसायिक पैसा के लिए कर रहा। तो कॉमर्शियल बॉक्सिंग के लोगों ने ये तय किया कि अगर मोहम्मद अली का मुकाबला थियोफिलो स्टीवेंसन से कराया जाए तो कितना शानदार रहेगा। दोनों आज तक कभी हारे नहीं है, इन दोनों का मुकाबला बहुत अच्छा रहेगा। तो 1976 में कहा जाता है कि $5 मिलियन ऑफर किया गया थियोफिलो स्टीवेंसन। $50 लाख, बहुत बड़ी है। आपकी 7 पुश्त को करना जरूरत नहीं। पूरी दुनिया दम साधे देख रही है कि ये मुक्केबाजी का परिणाम क्या, लेकिन अफसोस है कि मुक्केबाजी नहीं, और उसकी वजह थी फिडेल कास्ट्रो चे गुवेरा। बोला ये थियोफिलो स्टीवेंसन कि हमारे देश में अगर हम खेलेंगे मोहम्मद अली से पैसा के लिए तो हम लोग क्यूबा छोड़ेंगे, क्योंकि क्यूबा में खेल को व्यवसाय से नहीं जोड़ा। पैसा के लिए खेल रहा है, बाहर जाए, क्यूबा में नहीं है। ठीक, नया मनुष्य बनाया कौन? समाजवाद। और पूरा जो आपके पूछने का जो थ्रस्ट मैं समझ रहा हूं कि समाजवाद शुरू में एक नया मनुष्य, एक नया कल्चर लेके आता है, एक नई विश्व दृष्टि लेके आता है। जो पूंजीवाद, सामंतवाद, सब चीज से इसको रेडिकली अलग करता है, वो मनुष्य को उसका मनुष्यत्व वापस करता है। पूंजीवाद मनुष्य से उसकी मनुष्यता ही छीन लेता, जिसको कि मार्क्स ने जैसे बहुत अच्छा उदाहरण दिया इसमें कैपिटल में, कि जो मजदूर है जो उत्पादन करता है उसी पर उसका अधिकार नहीं है, तो सेंस ऑफ एलियनेशन रहता है, एक अलगाव ये रहता है। तो ये जो अलगाव है पूरा समाजवाद का, पूरा मनुष्य का उससे जो अपने श्रम के उत्पादों से जो अलगाव है, उसको वापस लेने के लिए
सुनने में थोड़ी जटिल लग सकती नहीं है। बिल्कुल, इसमें इसमें मुझे एक चीज और जोड़ना हाँ, है। बस अंतिम बात हाँ। ये कह रहा हूँ कि जब तक समाजवाद नया मनुष्य बनाता है, एक ऐसा मनुष्य जिसके रिश्ते में, मनुष्य और मनुष्य के रिश्ते में धन, सत्ता, जाति, किसी चीज का वो प्रभाव न रहे। पूंजीवाद यही करता है कि रिश्ते में, रिश्ता तय करता है आपकी संपत्ति, ये आपके आपकी पृष्ठभूमि, पावर, प्रिविलेज, ये सब तय करता है। उससे समाजवाद उसको लाने की कोशिश करता है। एक और उदाहरण देके मैं अपनी बात से कैसे नया मनुष्य बनता। आपने चेगवेरा का नाम सुना? चेगवेरा की जो हत्या हुई तो उसमें 5-6 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की, जिसने उसको शूट किया, गोली चलाई, कई तरह, जिसने उसको पकड़ा, जिसने मुखबिरी की। जिस आदमी ने चेगवेरा को गोली मारी उसके सीने में, उसका आदमी का नाम था माइकल तेरान। और देखिए कि भारत में क्यूबा का नेशनल हीरो माना जाता है चेगवेरा, अर्नेस्टो चेगवेरा। उसकी जिसने हत्या की, गोली मारी, इसकी हत्या के लगभग 50 साल बाद उस आदमी का उसी क्यूबा में उसकी आंख का ऑपरेशन होता, हत्यारे का। एक समाजवादी, एक कम्युनिस्ट देश कैसे नया मनुष्य बनाता है। लोग गांधीवाद की बात करते हैं कि अपने ही राष्ट्रीय नायक के हत्यारे की मोतियाबिंद का ऑपरेशन उसी देश में। तो क्या ऊंचाई है आप देख रहे हैं। हम बात बोल रहे कि समाजवाद सांस्कृतिक स्तर पर ये एक नए मनुष्य की परिकल्पना लेके आता है, जो पूंजीवाद में नहीं है, सामंतवाद में नहीं है, या उसके पहले भी ये समाज में नहीं। इसलिए समाजवाद एक सांस बहुत अच्छा। एक गिनी बिसाऊ का एक नेता था अमिल्कर कबराल, इसकी 125वीं वर्षगांठ में मनाया जाए। वो बहुत दिलचस्प बात करता कि कोई देश गुलाम है और अगर उसने आजादी के खिलाफ अगर आंदोलन, तो राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष तो ऐसे एक सांस्कृतिक कर्म। हम लोग कहते हैं आजादी का आंदोलन, तो गांधी जी। सांस्कृतिक कर्म कैसे है, कल्चरल कर्म, वर्क कैसे है। तो गुलामी जो हमारे रक्त में बिठा दी गई है कि हम तो पैदा ही हुए हैं, जैसे भारत में निचली या पिछड़ी जाती हैं, लगता है कि हम तो दबाए जाने के लिए, अपर कास्ट है तो सोचता है कि हमको इसी के लिए बने। इसको ब्रेक करता है संस्कृति, सांस्कृतिक। आजादी का आंदोलन क्या करता है, अंग्रेज कभी हार ही नहीं सकते। अंग्रेजों का जो दृष्टिकोण है, पूरा भारत कैसे देखता था, जैसे अंग्रेज जो हित समझते थे वही भारत का रूलिंग क्लास। तो आजादी के आंदोलन उस पूरे नजरिए को बदल के दिया गांधी जी के नेतृत्व में, या फिर भगत सिंह, ये पूरा जो स्पेक्ट्रम साम्राज्यवाद के खिलाफ। तो एक नया मनुष्य बना, गांधी है, नेहरू है, उस तरह का एक, या फिर भगत सिंह, क्रांतिकारियों की कम्युनिस्ट पार्टी, गदर पार्टी, अनुशीलन है, युगांतर है। पूरी एक रवायत है जो आपको नया मनुष्य बनाता है। कैसे? राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के दौरान। तो एक सांस्कृतिक कर्म, सांस्कृतिक कर्म। आपने क्यूबा को उदाहरण दिया। एक भारत में एक क्रांतिकारियों की एक टोली है, टीम है, और इनकी अपनी रास्ता चलती है, सीपीआई माओवादी, जानते हैं उनके बारे में। बताते हैं कि जब सीपीआई माओवादी 80 के दशक में दंडकारण्य में पहुंचे, जहाँ छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर कि आज माओवादियों का शीर्ष नेतृत्व रहता है, राजधानी उसको कैपिटल बोल सकते हैं उनको आप हैं। तो वहां पर जब लोग गए थे, अभी भी जब माओवादियों के बहुत सारे लीडर्स के बारे में बात होती है, या उसके मारे गए कैडर्स के बारे में बात होती है, या जो भी वहां पर लोग होते हैं सेंटर करने वाले माओवादी अगर हैं, तो उनकी जब बात होती है तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ नाट्य मंडली आया करता था, जन नाट्य मंडली, जो सांस्कृतिक टीम थी, और वहां पर नाचता गाता था और गीत के माध्यम से हमको एक्सप्रेस करता था। उसी से प्रभावित होकर के हम जो है हथियार उठाए हैं, या कि संघर्ष कर रहे हैं, या लड़ रहे हैं, या एक नया चीज का निर्माण किए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो संस्कृति है आगे आगे चलती है अर्थव्यवस्था और राजनीति के? बिल्कुल। इसमें बड़ा अच्छा आपने कहा, प्रेमचंद का बड़ा अच्छा वाक्य है, जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना है 1936 में। तो उन्होंने कहा कि संस्कृति राजनीति के, देशभक्ति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, राजनीति के आगे चलने वाली मशाल। पूरी दुनिया में जो, जैसे रूसी क्रांति राजनीतिक क्रांति है, उसके पहले देखिए टॉल्स्टॉय है, तुर्गनेव,
दोस्तोयेवस्की है, पुश्किन है, पूरी रसियन रूसी समाज को इसने मत के रख दिया सांस्कृतिक स्तर पर। जैसे आपको क्रांति करनी है, इनकलाब करना है, राजा को हटा के दूसरा, तो ये चेतना आएगी तब तो, ये समझ बनेगी तब तो। ये समझ कौन लाता है? साहित्य से, संस्कृति से, नाटक से, गीत से, संगीत से। जैसे देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके पहले संगीत चलता था मोजार्ट का, बाख का। बीथोवन आया तो उसने 5वीं सिम्फनी उसकी उठा के देखी, नया साउंड लेके, नया संगीत लेके आए, जो क्रांति को लेके आए। अपने भारत में देखिए 40 के पहले जब स्वाधीनता आंदोलन जब आता है, तो अनिल विश्वास जो इतने बड़े संगीतकार थे, कितना ऑर्केस्ट्रा कितना बड़ा हो गया, 12 चढ़, पहले 2-3 इंस्ट्रूमेंट से काम चले। तो नया जो आंदोलन है, नया जो आवेग है समाज में, उसको देने के लिए फिर नया संगीत चाहिए, नया बड़ा ऑर्केस्ट्रा होता गया 22, 23, 24 करके। तो आप करें कि संस्कृति जैसे, और भारत में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया शुरू में, जो मार्क्सिस्ट आपने माओवादियों का उदाहरण दिया, तो उसके बहुत पहले आप चाहिए ब्रुसेल्स में जो पहला जो कम्युनिस्ट लीग था 1857 से 52, तो अक्टूबर या अगस्त महीने में जो मार्क्स ने जो उसको कम्युनिस्ट लीग का बनाया, तो उसमें उसने थिएटर, पोएट्री रीडिंग, मतलब कविता पाठ, साहित्य, संस्कृति और संगीत का पूरा ये रखा। पूरे आप देखिए कि आपने रूस का जो रेड आर्मी है, सिविल वार जब थी, जब चल रहा था, व्हाइट गार्ड्स देखिए, तो जो ट्रेन थी उसमें वो लाइब्रेरी चलाता था, संगीत मंडली थी, लगभग लोग कहता है कि 3000 पुस्तकालय चलाता था, 572 उसके थिएटर के। ट्रेन जा रही है, उसमें आर्मी है, सेना है, हथियार लेके जा रही है व्हाइट गार्ड से लड़ने, लेकिन कर क्या रही है? नाटक मंडली चला रही है, पुस्तकालय खोल रही है, संगीत समारोह आयोजित कर रही है। बिना कल्चर के कोई पॉलिटिकल मूवमेंट करता है वो फेल होना है, उसको नष्ट होने से कोई नहीं बच सकता। और कम्युनिस्ट आंदोलन में भी ये बहुत बड़ी गड़बड़ी रही है कि संस्कृति के सवाल को जितनी, जैसे देखिए 42 में कम्युनिस्ट पार्टी भारत छोड़ो आंदोलन से सपोर्ट न करने के कारण जो अलगाव में गई, अलगाव को किसने तोड़ा? नाटक करने, नाट्य मंडल इप्टा 43 में बनता, और जो महान नाटक है विजन भट्टाचार्य, शंभू मित्रा का ये नवान, उसने जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो अलगाव था उसको तोड़ने में इप्टा ने, प्रगतिशील लेखक संघ ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। तो हम कर रहे हैं कि आप किसी मूवमेंट, जैसे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का, कम लोग जानते हैं, आप लू शूल के बारे में आपने जाना होगा, जो आधुनिक चीनी साहित्य के निर्माता माने जाते। तो वो उसके बारे में एक है कि वो 1900 रूस और जापान का जब युद्ध चल रहा था, उसमें एक तस्वीर देखी लू शू में, उसमें एक चाइनीज आदमी, चीन का आदमी, चीनी नागरिक रूस के लिए जासूसी करते पकड़ा गया, और जापानी लोग उसको गोली मारने जा रहे, मतलब उसकी हत्या करने जा रहे। लू शू को जिसने प्रभावित किया, जिस बात ने डिस्टर्ब किया, हत्या ने नहीं, बोला कि उसके साथ 10-15 चीनी नागरिक खड़े थे, उसी के देश का एक आदमी का फांसी होनी है, वो उदासीन, कोई मतलब नहीं था। तो ये उदासीनता ने उसको बहुत डिस्टर्ब किया, ये क्या हो रहा है? तो बोला कि क्यों उदासीन है, जो बार बार बातचीत हो रही है कि नया कि हमारे देश का आदमी बड़ा काम कर रहा है, उसकी हत्या होने जा रही है, कोई मतलब नहीं। इससे डिस्टर्ब हुआ, तब वो नया साहित्य लेके आया कि ऐसा साहित्य जो उसको भीतर वो चेतना लाए अपने जो उसके जो देशवासी है उसके प्रति। आप लोग कम लोग जानते होंगे कि रोर चाइना करके वुडकट का मूवमेंट पूरे चाइनीज में है, इसको कम लोग जानते हैं कि लू शून वो साहित्य के लिए नहीं, पागल की डायरी और ऐसी कहानियों के लिए ही नहीं जाना जाता, वुडकट का मूवमेंट नया इमेजरी लेके आता। पता नहीं रोर चाइना अपने वो वाली वुडकट मूवमेंट का चीन में
सबसे बड़ा ये प्रोमोटर माना जाता है। क्या वुडकट क्या मूवमेंट है, नई छवि लेके आए समाज में जो प्रचलित छवियां हैं। अभी जो हम लोग बातचीत, आपका पहला सवाल, पूंजीवाद क्या करता है, बिंबों और छवियों के माध्यम से रूल करता है। जैसे देखिए सबसे बड़े बच्चा सब क्या देखता है, हैरी पॉटर। बच्चा सब क्या देखता है, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन कहाँ की इमेजरी है, अमेरिका। हैरी पॉटर इंग्लैंड। तो अमेरिकन और ये जो ब्रिटिश इमेजेस है, वो जैसे मान लीजिए कि वो इमेज के माध्यम से, छवियों और बिंबों के माध्यम से, जैसे कोई मुसलमान कहेगा तो मुसलमान की मतलब छवि आपकी कट्टर दाढ़ी वाला, कुरान के प्रति ये वाला, हथियार उठाना, ऐसी छवि बनाई जाती है, होता नहीं है। तो जो बात हो रही पूंजीवाद की, वो हमेशा ऐसी छवियों को, ऐसे बिंबों को प्रमोट करता है, उसको आगे बढ़ाता है, जो उसके मुनाफा, जो उसकी व्यवस्था को, मुनाफे पर आधारित जो व्यवस्था है बनाए रखने वाली, उसको वो आगे बढ़ाता है। उसका काउंटर कैसे होगा, जो हमने लुशुन का उदाहरण दिया, हमने मार्क्स का ही बताया कि कम्युनिस्ट लीग में वो बोलता है कि कल्चर हमेशा से पार्ट रहा है। जो आपने इनका उदाहरण दिया छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य में, कम्युनिस्ट आंदोलन में कहीं भी, या स्वाधीनता आंदोलन में भी आप पेंटिंग को देखें, चित्रकला को देखें, ये इनके चित्र आते हैं ना, ये जो महिलाओं के जो चित्र बनाती थी, मकबूल किताब से नहीं, वो तो बहुत बाद में आते हैं। महिला, अचानक उनका नाम विवान सुंदरम की जो ये थी, मौसी थी, अमृता शेरगिल, नई छवियां लेके आते। इवन रविन्द्रनाथ टैगोर जिस तरह से लेके आते हैं। फिर आपका प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप आपका, तो पूरा एक जो पॉलिटिकल मूवमेंट सस्टेन नहीं कर सकेगा। आप बहुत राजनीतिक आंदोलन चलाइए, संघर्ष चलाइए, सांस्कृतिक आंदोलन नहीं। सांस्कृतिक आंदोलन मतलब उसकी चेतना का निर्माण आपने नहीं किया। क्या हुआ है, जैसे सामाजिक न्याय के आंदोलन के साथ क्या गड़बड़ी हुई? अच्छा, आपने ये किया लेकिन नया नहीं बना, तो नया उत्पीड़क बन जाता सामाजिक न्याय का पूरा आंदोलन। देखिए उसमें क्या हुआ, कम्युनिस्ट आंदोलन में क्या हुआ, उसने हमेशा कल्चर को, अभी भी देखिए, अभी उदाहरण बेगूसराय की कम्युनिस्ट पार्टी बहुत स्ट्रांग मानी जाती है, तो वहाँ गांव गांव में गीत नाटक करने वाली मंडली। कम्युनिस्ट पार्टी अब बेगूसराय के लेनिनग्राड माना जाता है। कैसे बना, लाइब्रेरी छोड़ता है, हॉस्पिटल चलाता है, लड़कियों को कबड्डी खिलवाया, समझ रहे हैं, गांव गांव में नाटक मंडली खोली बेगूसराय की कम्युनिस्ट पार्टी। बाकी हथियार से भी लड़ा, ये भी काम था, कल्चरल काम भी किया। इसलिए देखिए कि बहुत बगल का आज का उदाहरण है कि वहां इस तरह का एक नया बनाने की कोशिश। वो कल्चर अगर नहीं है तो पॉलिटिकल मूवमेंट फेल कर। बिल्कुल, आपने इस बात को बोला, कम्युनिस्टों को आरोप लगता है, इंडियन कम्युनिस्ट जो भी हैं 100 साल का इतिहास चल रहा है। अभी आपके ही बातों से मुझे कई चीज समझ में आई है कि आप जितने उदाहरण दिए, क्यूबा का दिए हैं, रूस का दिए हैं, चाइना का दिए हैं, और आपने ये बताया है कि वहां पर जो भी मूवमेंट हुए हैं, रशियन मूवमेंट हुआ है, तो वहां पर जो रशियन राइटर्स थे उनकी भूमिका थी। फ्रांस की बात किया आपने, फ्रांस में दांते और जो लोग थे उनकी भूमिका थी। चीन की है, सब लोग हैं। चीन की बात आपने किया तो चीन में लुसुन की उदाहरण दिया आपने। कम्युनिस्टों पर आरोप लगता रहा है, खास करके यान मिडल स्वीडन के बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने एक किताब लिखा था रेड स्टार ओवर इंडिया, भारत के आसमान में लाल सितारा। उसमें वो इस चीज की क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना करते हैं, और वो लिखते हैं कि भारत के लोग उदाहरण चाइना का देते हैं, रूस का देते हैं, क्यूबा का देते हैं, दुनिया के हर देशों में देते हैं, लेकिन वो भारत की जो अपनी संस्कृति है, भले ही वो पिछड़ी हुई हो या जो भी हो, उसका आपको उदाहरण नहीं देते हैं। आपकी जितनी साहित्य संस्कृत की धारा, जो कि लंबे दिनों से 50,000 साल का अगर इतिहास भारत का मान लिया जाएगा, उसमें हजारों लाखों किताबें लिखी गई है। और किताबों में जैसे कि वेद भी है, उपनिषद भी है, रामायण है, महाभारत, जो घर घर में हर व्यक्ति को बिना पढ़े ही मालूम है कि राम कौन थे, सीता कौन थी। और इस तरह की पूरी एक विशाल लाइब्रेरी बनती है, उसके पिछले पन्ने पर या उसके अवता पढ़े जाते हैं। तो क्या आप कम्युनिस्टों को अपने ही देश की संस्कृति में कुछ दिखता नहीं है? बराबर आरोप भी लगता रहा है कि लोग अंधा होता है, ये लोग अपना देश दिखता नहीं है, ये लोग विदेश देखता है।
इसलिए लोग कम्युनिस्टों को विदेशी ही बोलने लगे कई बार। तो मेरा सवाल आपसे सीधा रहेगा अनिश जी, कि आप के उदाहरण आपके अपने संस्कृति में क्या दिखता है और क्यों नहीं दिखता? देखिए, ये जो आरोप लगता है बहुत ही तथ्यों पर आधारित है, फैक्ट्स पर आधारित, कि वो विदेशों का उदाहरण। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 साल हो रहा है। 100 साल से कोई चीज विदेश से आयातित रहेगी तो टिक नहीं सकती, जब तक उसकी जड़ें अपने जमीन अपनी मिट्टी में न हो। और कम्युनिस्टों ने जितना भारतीय समाज संस्कृति को समझा है उतना कोई धारा नहीं समझा। दिक्कत एक ही है कि इसमें जो अब तक कम्युनिस्ट आंदोलन ने उपलब्धियां हासिल की है, चिंतन के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, राजनीति, उसका ठीक से प्रचार प्रसार नहीं हुआ। आपने बात की भारतीय संस्कृति की बात, ये कम्युनिस्ट लोग ही थे, जैसे आपने डांगे का नाम सुना, पहला बड़े कम्युनिस्ट में था। माओवादियों से गद्दार बोलते हैं उनको, डांगे को। वो सांस्कृतिक बात है, वो भी उसको गद्दार मानते हैं। ये लोग उनको साम्राज्यवाद का एजेंट बोलते हैं, कहते हैं कि अमेरिकन एजेंट, अमेरिका के पैसे पर पलते हैं। ये आरोप लोग लगाते हैं शुरू से कि अमेरिकन साम्राज्यवाद कैसे हुए। वो एलिगेशन में हम लोग को नहीं जाना है, और अतीत का बैगेज क्या है उससे हम लोगों को नहीं करना है। माओवादियों में जो शहीद हो रहा है उसको तो अब भाई मारा जा रहा है ना। इतने नादां भी न थे जहां से गुजरने वाले, ऐ नासे उनकी रहगुजर तो थी। कोई मारा जा रहा है, उनकी लाइन गलत हो सकती है, उनकी समझ गलती हो सकती है, लेकिन कोई मारा जा रहा है तो उसको आप कैसे करें। बहरहाल बात आपकी ये थी, हम लोग की दूसरी तरफ चली गई। भारतीय संस्कृति में के बारे में जो बातें फैलाई गई, वो जैसे भारतीय जनता पार्टी वो वही बातें फैलाती है जो अंग्रेज कहा करते थे। लेकिन भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शन की जितनी धाराएं हैं उसमें ज्यादातर नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बुद्ध है, जैन है, चारवाक है, लोकायत है, न्याय है, वैशेषिक है, योग है, पतंजलि ये है, सांख्य है। तो लगभग ये तमाम धाराएं 19वीं शताब्दी तक मौजूद थी भारत में। जब अंग्रेज आए तो उन लोगों ने देखा कि कौन सी धारा हमको है जो भारत में रूल करने के लिए सूट करता है। जो हम लोग की बातचीत होती है, जो शासक वर्ग अपने हित के अनुसार सोचता है कि जो हमारे लिए है, तो उसने भारत में शंकराचार्य के दर्शन को अपने सबसे अनुकूल माना। न्याय को नहीं, सांख्य को नहीं, वैशेषिक को नहीं, बुद्ध को नहीं, बुद्ध को तो और पहले यहाँ से शंकराचार्य में क्या होता है, उसमें था कि ब्रह्म सत्य जगत जगन मिथ्या। कि देखो भारतीय जो है जगत को मिथ्या मानते हैं, सत्य किसको मानते हैं? ब्रह्म। अरे भाई आप लोग तो परलोक की चिंता करते हो, ये लोग कहाँ में तुम लोग पर, ये लोग की चिंता हमको करने दो, अंग्रेजों को करने दो, शासन हम चलाएंगे, तुम लोग तो परलोक की चिंता। तुम लोग की संस्कृति है, वो कहते हैं, समझाते हैं कि कोई नृप हो ही हमें कहानी, चेरी छोड़ न हो पे रानी। और लो आप लोग को राजा कौन है उससे क्या मतलब है? आप लोग तो दूसरे लोक में विचरण करने वाले लोग। तो शासन तो ये किसका था? शंकराचार्य का। और शंकराचार्य ने जो निर्णायक पराजय किया, बौद्ध धर्म की जो हार हुई, इसका उसने भारत को खुद अंधेरे में धकेला। और अंग्रेज जब आए तो उसने इसी लाइन को आगे बढ़ाया कि भारत एक आध्यात्मिक देश है, भारत एक धार्मिक देश है। समझ रहे हैं कुछ? किस ये अंग्रेजों का सिस्टमेटिक फैलाया हुआ, खासकर फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 में बना। तो कम्युनिस्ट लोग सबसे पहले थे इस पूरे जाल को पकड़ा, उस पूरा जो छद्म था इस विचार के पीछे, जो पाखंड था, इसको सबसे पहले कम्युनिस्टों ने। और इसलिए देखिए सबसे ज्यादा आप देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय को देखिए, आप जी सरदेसाई को देखिए, या और भी कई ऐसे प्राचीन एंशिएंट इंडिया पर इसी बिहार के आर एस शर्मा का काम देखिए, डीएन झा का काम देखिए, रोमिला थापर का काम देखिए। इन लोगों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का जो चेहरा था, जो अंधेरे कोने थे, उसको रोशन किया। किसने? कम्युनिस्टों ने। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के बिना भारतीय दर्शन को कैसे समझने में ये दिक्कत है।
तो ये कम्युनिस्टों का, ये लोगों का गलत आरोप, राइट विंगर्स आरोप लगाते हैं कि अच्छा मान लीजिए कि भारत के सांस्कृतिक ये आजादी के आंदोलन में बहुत लोग कम्युनिस्ट लोग थे, अम्बेडकर के आंदोलन में थे, तो क्या सब विदेशी था? कौन सी ऐसी बात थी विदेश? आपने कहा कि उदाहरण देने की बात, हमने क्यूबा का भी उदाहरण दिया, आपको बेगूसराय का भी उदाहरण दिया। देखिए कैसे अभी अभी जब क्वेश्चन बात कर रहे हैं तो इसमें अभी नरेंद्र मोदी का बहुत सुंदर स्टेटमेंट था कि कम्युनिस्ट भले ही सिमट गए हैं कुछ हिस्से में केरल के कोने में, लेकिन बहुत खतरनाक था वो। तो इस चीज को आप किस रूप में देख पाते हैं? देखिए वो आपने सही कहा, उसने सुंदर, आपने खाली ये एक शब्द आपसे हो गया, सुंदर ने बहुत डेंजरस स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भले एक जगह है चुनावी दृष्टिकोण से, लेकिन वो विचार खतरनाक है। विचार क्या खतरनाक? नरेंद्र मोदी किसका प्रतिनिधि है? पूंजीपति वर्ग का, अंबानी अडानी का गुमाश्ता। उसको खतरा किससे है? केरल से। केरल से क्यों खतरा? क्योंकि भारत के 2000 साल के इतिहास, याद रखिएगा बात बोलिए, 2000 साल के इतिहास में भारत का एक ऐसा कोना है जहां कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसा काम करने जा रही है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। वो गरीबी से मुक्त राज्य घोषित करने जा रही है। आज से 30 साल पहले केरल को उसने कम्युनिस्ट पार्टी का जहां शासन है निरक्षरता मुक्त किया और आज एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त कर दिया। आप महाभारत उठाते हैं, क्या है महाभारत में? जो द्रोणाचार्य जो है का जो बेटा अश्वत्थामा, या द्रोणाचार्य का बेटा है अश्वत्थामा, वही ना, तो उसको दूध मांगता है, कहता है कि दूध नहीं है, चावल घोल के पिलाता है। रामायण में भूख के बिंब है, नाटक जितने हैं भवभूति से लेके पास के, भूख भरा पड़ा हुआ है। तुलसीदास में भूख के बिंबों से भरा हुआ है, गरीबी से। अब पहली बार 2000 ईयर्स में कम्युनिस्टों का जो शासन है केरल में, उसको खत्म करा। तो पूंजीपति जहां गरीबी, पूंजीवाद गरीबी लाता है, बेरोजगारी लाता है, एक ऐसा राज्य है कम्युनिस्टों का जो गरीबी खत्म कर रहा है, तो उसको खतरा मानेगा नहीं। एक सवाल और रहेगा। अभी जो लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार है पिछले 11 साल से, और ये जो लगातार चीजों को लागू कर रहे हैं, जैसे कि आप देखिए हर नए महीने में जो नया दिग्गज का निर्माण हो जा रहा है, नरेंद्र मोदी को भगवान बताया जा रहा है। नरेंद्र मोदी खुद ही बोलते हैं कि वो धरती पर पैदा नहीं हुए हैं, वो टपक गए हैं, मतलब नॉन बायोलॉजिकल हैं। और इस तरह से पूरी दिन जो सुबह से शाम तक जिसको कि रवीश कुमार ने गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल करके बताया था, वो लगातार जो है उसके गुणगान कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के क्या लगता है, इस नई संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? ये कौन सी संस्कृति? ये पुराने भारत का जितना कूड़ा कचरा भारत की संस्कृति में बहुत रोशन करने वाली चीज, बहुत अच्छी प्रगतिशील चीज है, बहुत प्रतिक्रियावादी चीज। जैसे मैंने केरल का उदाहरण दिया कि 2000 साल का जो कुछ भी अच्छा है उसका यहाँ हो रहा है। 2000 साल का जो जितना कूड़ा कचरा है, रिएक्शनरी चीजें, जिसको बहुत पहले मर जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, उसको जिंदा करके रखा जाता है। और क्यों ईश्वर को? तो पहले राजा क्या करता था? राजा का शासन अच्छा तो नहीं होता था, कहते हैं ईश्वर के प्रतिनिधि। तो ये इनको खाम ख्याली है कि इनके पास वही पुराना तरीका काम कर, नए में इनका मॉडल है हिटलर और मुसोलिनी कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, नॉन बायोलॉजिकल है। मतलब हमारे भीतर एक कुछ ऐसी आध्यात्मिक आभा है कि हम जो काम कर रहे हैं वो तो बहुत ही गया गुजरा, तृतीय दर्जे का है, उसको तो हमको ईश्वर के प्रतिनिधि की बताओ। ये पुरानी टैक्टिक घिसा पीटा है, सबसे कुछ होने वाला। जनता बहुत असलियत नरेंद्र मोदी का जान चुकी है, और ये जानने की इसीलिए उसकी सीटें घट गई। कितना घट गई? सत्ता के तमाम केंद्रों पर आपका कब्जा है, मीडिया पर कब्जा है, पूरी स्टेट पर है, फिर भी आपकी ये दुर्गति। और जानिए जितने भी ये महाबली, भारत की जनता ने कभी नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को चैन से नहीं रहने दिया। एक सवाल आपका, कोई भी उन्होंने सवाल उठाया, बहुत बड़ा प्रतिरोध। यही भारत की आत्मा, यही भारत की सबसे अच्छी चीज है। एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा आपसे, वक्त भी तारीफ हो गया है। ये आपको भाजपा की जो मातृ संस्थान है वो आपको आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो खुद को सांस्कृतिक संगठन बोलते हैं,
वो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज होती है। भारत में शाखाएं लगाते हैं और जगह जगह प्रचार करते हैं, जो उनका तौर तरीका है उस तरीके से। कम्युनिस्टों का भी यहाँ पर आपने बताया कि प्रमाण चल रहा है आरएसएस के विरुद्ध में कम्युनिस्टों का। तो कम्युनिस्ट जो मोदी कर रहे थे, तो ये जो कम्युनिस्टों का जो है अपना भी एक काम चलता है। पिछले 100 साल के इतिहास में आरएसएस की शाखा विकसित होते हुए पूरे भारत में फैली है और परिणाम हुआ नरेंद्र मोदी सरकार में आ गई। कम्युनिस्ट जो द्वितीय पार्टी हुआ करती थी 52 के आसपास, 52 के इलेक्शन में, आज वो सिमटते 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 सड़कों पर आ गई। तो क्या आपको लगता है कि सांस्कृतिक रूप से कम्युनिस्टों ने काम नहीं कर पाया अच्छी तरीके से, और आरएसएस ने बेहतर काम किया सांस्कृतिक तौर पर, इसलिए वो आगे बढ़ गए, पीछे रुक गए? ये आपकी कमी दिख रही है क्या? आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक आरएसएस पर है कि देखिए आरएसएस जैसी विचारधारा 1925 में बनी, लेकिन उसके पहले भी वो धारा मौजूद थी भारत में, और वो भारत में हमेशा हाशिए की विचारधारा, उसको मेन स्ट्रीम में लाया है यहाँ के पूंजीपति वर्ग। जब पूंजीपति वर्ग पर खतरा नॉर्मल तरीके से वो शासन नहीं कर पा रही थी, तब उसको लगा कि वो हमेशा भी ऐसा हुआ है कि वो हिटलर के भी, हिटलर को लाया कौन? वहां के पूंजीपति वर्ग। मुसोलिनी को कौन लाया? वहां के पूंजीपति। इसलिए एक परिभाषा फासिज्म की ये भी दिया जाता है कि इट्स अलायंस ऑफ फासिस्ट अपस्टार्ट्स एंड कैपिटलिस्ट क्लास। पूंजीपति वर्ग और उसका अलायंस है जो उसको लाया है। आरएसएस की विचारधारा में ऐसा कोई सुरखाव के पर नहीं लगेगा कि वो मुकाबला करेंगे। तो पूंजीपति वर्ग जिस स्थिति में, उसको आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो चुका, खासकर 2008 का जो संकट, विश्व आर्थिक मंदी हुई, पहले भी 1929 की मंदी के बाद हिटलर मुसोलिनी आया, 2008 की मंदी, पूरी दुनिया में ये जंक्चर है। सब जगह आप देखिए, फ्रांस में है, सब जगह एक इसी तरह के, आप तुर्की में एर्दोगान को देख लीजिए, मिलोई को देख लीजिए, अर्जेंटीना में क्यों इस तरह के लोग आ रहे हैं फासिस्ट मनोवृत्ति के लिए। पूंजीवाद जिस संकट में है, उनको लग रहा है कि यही से हम बच सकते हैं, ये बात है। जहां तक कम्युनिस्टों की बात है, तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं कि वो कमजोर हो रहे हैं सीमा के। नहीं, मैं कह रहा हूं सांस्कृतिक तौर पर कम काम हो रहा है जितनी जरूरत। देखिए, आप ये हमेशा पूंजीवाद और उसका मीडिया कहता है कि कम्युनिस्ट कमजोर हो रहा है, सिमट गए हैं, केरल में। सांस्कृतिक सवाल, सांस्कृतिक इसमें देखिए, अभी पिछला जो हड़ताल, पिछली जो हड़ताल कितने मजबूत, 26 करोड़ दुनिया के इतिहास वो इतने मजदूर आज तक कभी किसी हड़ताल में शामिल नहीं हुए वर्ल्ड हिस्ट्री में। उसके पहले था 24 करोड़, उसके पहले था 20 करोड़, उसके पहले था 18, 16, 14, 12। तो उसका स्ट्राइकिंग कैपेसिटी तो बढ़ रहा है। 2 दिन का हड़ताल कर, जिस दिन 10 दिन का हड़ताल करेगा, सत्ता पे कब्जा करेगा। सत्ता कब्जा करेगा मतलब सत्ता पे कब्जा करेगा, मतलब ये पूंजीपति वर्ग कहता है कम्युनिस्ट कमजोर हो गए हैं। कम्युनिस्ट हैं कहाँ? अब तो देखिए, नहीं, मैं संस्कृति की बात, संस्कृति की बात जी, ये बात मैं समाप्त करूंगा। एक इसकी फिल्म आई थी कमल हासन का, अपना नाम, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, कहता है कि वो तो खत्म हो गया, तो अब कम्युनिस्ट खत्म। तो फिल्म थी, उसके का नाम था अन्वे शिवम, सदर हाशमी, उसका नायक कम्युनिस्ट। सब लोग कहता है कि कम्युनिस्ट आ गया, खत्म है। तो आपका जो सवाल था किरण वाला, उसी से ये जुड़ता है। नायक से कहता है दुनियादार लोग, व्यवहारिक लोग, यार सोवियत संघ तो ढह गया, तो अब तुम किस चीज का कम्युनिस्ट बने हुए? बड़ा दिलचस्प जवाब देता है, कहता है कल को मान ताजमहल ढह जाएगा तो आदमी प्रेम करना छोड़ देगा? कहता है प्रेम तो भावना है, वैसे ही कम्युनिज्म भी एक भावना है, बेहतर दुनिया बनाने की। ये भावना कभी खत्म नहीं होगी, जो है, जो मुक्तिबोध करता था उससे बेहतर चाहिए। और यही चीज कम्युनिस्टों के प्रति लोगों को आगे ला भी रही है। उनकी ताकत, भले आपको चुनावी दृष्टिकोण से सीट कम मिल रहा है, लेकिन उनके स्ट्राइकिंग कैपेसिटी, हड़तालों को देख ले। आप एक बताइए, कब हुआ था भारत में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ
800 से ज्यादा किसानों ने शहादत लेके 1 साल तक लगा के पूरा दिल्ली के चारों तरफ घेर के संसद से पास कानून को वापस लेने पर मजबूर कर, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। उसके किसान संगठनों इसको नहीं देखेंगे। अरे चुनाव तो बहुत, चुनाव पैमाना नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत को आंकने। किसान मजदूर का गैर पार्लियामेंट्री, नॉन पार्लियामेंट्री स्ट्रगल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से देखिए तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत मुझे लगता है कि बढ़ रही है, लेकिन ये उसको छुपाना चाहो, कहते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं अभी है। जैसे देखिए। लेकिन आपने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि संस्कृति के क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टियों का काम कम हुआ है। ये बात आपका, ये पॉइंट, ये आपकी आलोचना सही है कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने जितना, जैसे आपने आरएसएस के बारे में कि सांस्कृतिक संगठन है, वो एक क्रिमिनल संगठन, बहुत अच्छा। वो प्रेमचंद का एक ये कहा है कि सांप्रदायिकता हमेशा संस्कृति का मुखौटा पहन के आती है, उसको अपने आते लज्जा आती है। तो हमेशा ये संस्कृति का कम्युनिस्ट पार्टी ने जितना उसको ध्यान देना चाहिए था, निसंदेह इस मामले में कोई ये दो राय नहीं है, इन लोगों ने बहुत कम ध्यान दिया उसके मुकाबले जो आपका दुश्मन था, खास करके इस कल्चर के मामले में। अब तो और भी थोड़ा वो कम हो जाएगा। सांस्कृतिक आरएसएस जैसे संगठन से, पूंजीवाद से खाली राजनीतिक क्षेत्र में आप कभी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे अगर उसको वैचारिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से स्तर पर उसको बैकअप नहीं किया। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टियों ने लगभग 1 लाख एकड़ अकेले सीपीआई ने जमीन दी, अपनी जमीन दिलवा दी, लेकिन उसी की बात की पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी देता है वोट बीजेपी। क्यों? कि आपको जो सांस्कृतिक काम करना था, बात समझ रहे हैं, जमीन दिलवाई, लेकिन अब उसको नया आदमी बनाना था, चेतना के स्तर पर, गीत से, संगीत से, नाटक से, साहित्य से, उठने बैठने से, संस्कार, ये सब जो बदलना था, ये काम आपने कमजोरी दिखाई, इसकी वजह से आपको सेटबैक है। इसमें आपका कहना बिल्कुल सही। तो संस्कृति काम जो है प्राथमिक रखना चाहिए और वही हर चीज के मतलब मार्गदर्शक बन जाता है। अगर आपका समाजवाद लक्ष्य है, समाजवाद लाना है, तो समाजवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन, नया मनुष्य बनाने का, नई व्यवस्था, नया मनुष्य, नई चेतना, नया व्यवहार, पहनने ओढ़ने का नया ढंग, स्त्री पुरुष का नया तरीका, एक सांस्कृतिक आंदोलन, ये चीज समझना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा मैंने आपने वक्त दिया। संस्कृति का सवाल समाज के लिए सदैव से प्राथमिक रहा है और वह हमेशा ही नया मनुष्य का निर्माण करता है, ये अनीश अंकुर का कहना है। और भारत में जो कम्युनिस्ट आंदोलन चल रहे हैं, उन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही कम ध्यान दिया है। और माओवादियों की बात करें हम अगर, तो माओवादियों ने संस्कृति पर काम अधिक किया था, इसीलिए उनके बहुत सारे लोग का विस्तार भी हुआ। आज संस्कृति सबसे अधिक प्रारंभिक चीज है नए मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया का। अनिश जी, बहुत बहुत आपका आभार, आपने चीजों को बताया और आप चीजों को देखें, आपने इस पर क्या समझ रहे हैं, क्या सोच पा रहे हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको बातचीत अगर अच्छी लगे, अगर आप उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। इसके साथ ही आप हमारा मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लें। नमस्कार।